आर्कटिक में भूवैज्ञानिक जूलिया और ऑस्कर पानी के नीचे विस्फोटक लगाकर प्रयोग कर रहे हैं। तभी उन्हें एक कॉल आता है जो तूफान की चेतावनी देता है, इसलिए उन्हें जल्दी निकलना पड़ता है। पास में एक रूसी पनडुब्बी अज्ञात स्रोत की तीव्र आवाजें पकड़ रही है। उनके आश्चर्य के लिए समुद्र तल उठता दिखता है। जूलिया के स्कैनर पागल हो जाते हैं जब शिविर के आसपास की बर्फ टूटने लगती है। वह शोध उठाना चाहती है पर समय नहीं है, इसलिए ऑस्कर उसे स्नोमोबाइल की ओर खींच ले जाता है। पनडुब्बी में टीम को पता चलता है कि आवाजें जैविक स्रोत से हैं और वे बचाव के उपायों के लिए तैयार होते हैं, लेकिन पनडुब्बी अचानक पानी में कुछ से टकरा जाती है। सतह पर ऑस्कर और जूलिया जल्द से जल्द भागने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पीछे बर्फ लगातार टूट रही है। दुर्भाग्य से दरारें बढ़ती हैं और बर्फ उठने से स्नोमोबाइल धकेल दिया जाता है। दोनों गिरते हैं जबकि स्नोमोबाइल फटकर डूब जाता है। जल्द ही उनका शिविर भी फट जाता है और बाकी वैज्ञानिक धीरे धीरे अपनी मौत की ओर डूबते हैं। पनडुब्बी को लगातार नुकसान हो रहा है और पुरुष मुश्किल से अपनी सीटों पर टिके हैं क्योंकि सब कुछ हिल रहा है। संघर्ष के बाद वे गोली चलाने में सफल होते हैं और रिजल्टिंग प्रकाश पानी में बड़े टेंटिकल्स को दिखाता है। एक आदमी शीशे की स्क्रीन पर फेंका जाता है और चोटों से बेहोश हो जाता है। एक अन्य अधिकारी पनडुब्बी के डूबने से पहले आपातकालीन बुआ भेजने में सफल होता है। रूसी मरीन मुख्यालय में उन्हें पनडुब्बी के गायब होने का पता चलता है। क्योंकि यह महत्वपूर्ण हथियार ले जा रही थी, उसे वापस लाने या नष्ट करने के लिए बचाव दल भेजा गया। इस मिशन का नेतृत्व पनडुब्बी के कप्तान के भाई विक्टर करेंगे। परिवार को चिंता है कि वह भी गायब हो सकते हैं और उनकी मां उन्हें सौभाग्य के प्रतीक के रूप में उनके पिता की घड़ी देती है। उस रात विक्टर डॉक पर आता है और देखता है कि उसके पिता के दोस्त एडमिरल ओल्शिंस्की भी मिशन पर हैं। पहले सहायक को चिंता है कि ओल्शिंस्की इस काम के लिए बहुत बूढ़े और चिड़चिड़े हो सकते हैं। विक्टर के पनडुब्बी में आने पर कई चालक दल छुट्टियों से बुलाए जाने की शिकायत करते हैं। इस बीच जूलिया और ऑस्कर बर्फीले तूफान में भटकते हुए फोन सिग्नल पाने की कोशिश में हैं। जूलिया स्क्रीन में उलझी थी और लगभग खाई में गिरने वाली थी, लेकिन ऑस्कर ने उसे समय पर पकड़ लिया। तभी उसके फोन को एक तेल रिग से सिग्नल मिलता है और वह कॉल करती है। हालांकि बर्फीले तूफान के शोर के कारण रिग के कामगार उसे समझ नहीं पाते। फोन का सिग्नल खो जाता है और कॉल कट जाती है। निराश ऑस्कर फ्लेयर फायर करता है और गिर जाता है। सुबह पनडुब्बी गायब होने के स्थान पर पहुंचती है और तैयारी के बाद वे गोता लगाते हैं। चालक दल देखता है कि ओल्शिंस्की विक्टर को अन्य उच्च अधिकारियों के साथ कमरे में ले जाता है और रिपोर्ट पढ़ने को कहता है, जो उन्हें परेशान कर देती है। जल्द ही पनडुब्बियों के गायब होने की अफवाहें जूलिया और ऑस्कर तक पहुंचती हैं। वे बर्फ में फंसी बुआ को देखकर चौंक जाते हैं, समझते हैं कि कोई आएगा। वे भटकना बंद कर वहीं रुकने का निर्णय लेते हैं। जब पनडुब्बी बुआ के संकेत पकड़ती है तो तुरंत उस ओर बढ़ती है। कुछ व्हेल अचानक पनडुब्बी के पास आ जाती है, इसलिए चालक दल उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना नीचे जाने की कोशिश करता है। एक व्हेल गलती से रोटरी स्क्रू हेड से टकरा जाती है, इसलिए ओल्शिंस्की चालक दल से सोनार चालू करने को कहता है, विक्टर की जीवों को नुकसान पहुंचाने की चिंताओं को अनदेखा करते हुए। जब वे सोनार चालू करते हैं तो व्हेल तैर कर दूर जाती है, लेकिन फिर लौट आती है। दल सोचता है क्या करें, जब तक वे देखते हैं कि अब व्हेल सच में दूर जा रही है। पता चलता है कि क्षेत्र में एक निम्न आवृत्ति की आवाज है और समुद्र तल उठ रहा है। अंधेरे में एक बड़ा टेंटेकल हिलता है और व्हेल को मारता है। पनडुब्बी का दल चिंतित है क्योंकि वे ध्वनि नहीं पहचान पा रहे, जबकि रडार कुछ बड़ा आता दिखा रहा है। ओल्शिंस्की सोचते हैं कि यह दुश्मन हो सकता है और आग खोलना चाहते हैं, लेकिन विक्टर कहते हैं कि वे सुनिश्चित नहीं हैं और दल को छिपने का आदेश देते हैं। इसके बजाय पनडुब्बी बर्फ की दीवार में दरार में जाती है, बर्फ के हर वार से कांपती है। रडार का शोर बढ़ता है और हेडफोन पहनने वालों के कानों को चोट पहुंचाता है। रहस्यमय दुश्मन उनका पीछा करता है, जिससे चालक दल को पनडुब्बी रोकनी पड़ती है क्योंकि दीवार रास्ता रोक देती है। सौभाग्य से उनका पीछा करने वाला जा चुका है। चालक दल पनडुब्बी के नुकसान का आकलन करता है। ओल्शिंस्की विक्टर को अनावश्यक जोखिम लेने के लिए डांटता है। मरम्मत के लिए सतह पर आना ही विकल्प है। सतह पर जूलिया और ऑस्कर चट्टानों के सहारे गर्म रहने का प्रयास करते हैं। अचानक वे देखते हैं कि बर्फ टूट रही है। जैसे ही पनडुब्बी बाहर आती है, चालक दल तुरंत जीवित बचे लोगों को देखता है और उनसे मिलने बाहर आता है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उनके पास हथियार नहीं है, वे उनकी कहानी सुनते हैं। विक्टर पहले बॉय की जांच करते हैं और फिर ओल्शिंस्की से बात करते हैं। ओल्शिंस्की सुझाव देते हैं कि नागरिकों को थोड़ा खाना देकर पीछे छोड़ दें क्योंकि वे जासूस हो सकते हैं, लेकिन विक्टर को दया आती है और वे उन्हें साथ आने के लिए कहते हैं। इसके बाद पनडुब्बी पानी में लौटती है ताकि वे बॉय के पास खोज सकें। चिकित्सा जांच के बाद जूलिया और ऑस्कर को खाना मिलता है। विक्टर उनके साथ बैठते हैं, नक्शा दिखाते हैं, कैंप की ओर इशारा करने को कहते हैं और पूछते हैं कि कुछ अजीब देखा है। जब जूलिया विस्फोटकों का जिक्र करती है, विक्टर समझ जाते हैं कि यही उसके भाई के जहाज के डूबने का कारण था। दल सोचता है कि आगे क्या करें। ओल्शिंस्की सुझाव देते हैं कि उन्हें लौट जाना चाहिए क्योंकि रहस्यमय खतरे के कारण अगर फिर से हमला होता है तो वे आपातकालीन संकेत नहीं भेज पाएंगे। विक्टर अपने भाई की खोज में बेचैन है और दल को जूलिया के कैंप की ओर पनडुब्बी भेजने का आदेश देता है। ओल्शिंस्की विक्टर से अकेले में बात कर उसे चेताते हैं कि यह दूसरी बार है जब वह गलत निर्णय ले रहा है। अगर वह फिर गलत करता है तो सब खत्म होगा। विक्टर साथी से कहता है, जल्दी करो क्योंकि अगर दूसरी पनडुब्बी में कोई जीवित है तो शायद उनके पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होगी। इस बीच जूलिया अजीब आवाज सुनती है और ऑस्कर बताता है कि यह दूसरी पनडुब्बी खोजने के लिए सोनार है।
खोज जारी रहती है जब तक रडार रहस्यमय प्रतिद्वंद्वी को नहीं ढूंढ लेता। विक्टर दल से कहते हैं कि छिपने के लिए जगह ढूंढें जैसे पहले किया था, लेकिन यह खुला क्षेत्र है, कोई आवरण नहीं। उन्होंने तेल रिग को आपातकालीन संकेत भेजने का निर्णय लिया और छिपने की अनुमति मिलने पर राहत महसूस की जब तक कि पनडुब्बी सतह पर आने को तैयार हो जाती है। रिग पर काम करने वाले लोग समुद्र से उठते विशाल टेंटेकल्स देखते हैं और अलार्म बजा देते हैं। टेंटेकल्स रिग पर हमला करते हैं, सारी संरचनाएं गिर जाती हैं और कई विस्फोट होते हैं। कामगार घबराकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास कहीं जाने की जगह नहीं होती। रिग गिरते ही पनडुब्बी का संपर्क टूट जाता है, इसलिए विक्टर जांच के लिए पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। वह टेंटेकल्स को रिग गिराते देख डर जाता है और छवि स्क्रीन पर भेजता है ताकि क्रू देख सके कि वे किस हाल में हैं। जब रिग नष्ट होता है तो राक्षस फिर से पनडुब्बी का पीछा करता है। जहाज को बचने के लिए अचानक मोड़ लेना पड़ता है और रसोई में चीजें गिर जाती हैं। ओल्शिंस्की सोचते हैं कि विक्टर का भागने के लिए कहना गलती है और वह घोषणा करते हैं कि अब वह नेतृत्व संभालेंगे। 2 टॉर्पीडो दागे जाते हैं और वे लक्ष्य को भेदते हैं। ओल्शिंस्की कहते हैं ऐसे किया जाता है, लेकिन उनका चेहरा उतर जाता है जब अधिकारी बताते हैं कि दुश्मन अब भी बढ़ रहा है। टॉर्पीडो दागे जाते हैं, विस्फोट दिखाता है कि वे लक्ष्य को भेदते हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। राक्षस पीछे है और ओल्शिंस्की जम जाता है, उसे नहीं पता क्या करना है, इसलिए विक्टर को फिर से कमान लेनी पड़ती है। वह चालक दल को पनडुब्बी को जल्दी चलाने के लिए कहता है और वे अधिकतर हमलों को चकमा देने में सफल होते हैं, लेकिन एक टेंटेकल पनडुब्बी को छूकर कुछ नुकसान कर देता है। पूरा दल गिरता है और विक्टर का सिर लगकर उसे चक्कर आ जाता है। कुछ कंप्यूटर शॉर्ट सर्किट होते हैं और एक आदमी कुचल जाता है। पनडुब्बी डूबने लगती है और जानवर इसका फायदा उठाकर फिर हमला करता है। टॉर्पीडो कंपार्टमेंट में विस्फोट से आग लगती है। वेंटिलेशन बंद कर क्षेत्र सील कर देते हैं। 7 लोग अंदर रह जाते हैं और आग बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर्स का उपयोग करते हैं। टेंटिकल्स का एक और प्रहार पनडुब्बी को तेजी से गिरने पर मजबूर करता है और रडार बताता है कि जानवर उन्हें घेर रहा है। करीब देखने पर पता चलता है कि यह क्रैकन है। आखिरी टॉर्पीडो का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए दल विकल्पों पर चर्चा करता है और विक्टर उन्हें मौन मोड में जाने को कहता है। समुद्री जीव शोर से शिकार करते हैं, इसलिए श्रमिकों को आग बुझाना रोकना पड़ता है, जिससे टॉर्पीडो डिब्बे में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है। जैसे ही जानवर की आवाज से संचार अधिकारी के कानों में दर्द होता है, हेडफोन के माध्यम से टॉर्पीडो कक्ष में पुरुष सोचते हैं कि क्या वे मर जाएंगे। सौभाग्य से विक्टर की योजना काम करती है और क्रैकन तैर कर चला जाता है। अब दल फिर से आगे बढ़ सकता है, लेकिन आग फैल चुकी है और इसे कुछ बुझाने वाले यंत्रों से बुझाना मुश्किल है। जैसे ही कुछ लोग आग से झुलसते हैं, विक्टर समूह को कंपार्टमेंट छोड़ने और हथियारों को जलने देने के लिए कहते हैं। कई अधिकारी बाहर निकलते समय गंभीर रूप से घायल होते हैं, लेकिन बाकी दल उनकी मदद करता है। वे दरवाजा पार करने में मदद करते हैं और आग रोकने के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं। टॉर्पीडो कक्ष में दबाव नियंत्रित करके वे आग बुझा देते हैं। बाद में स्वस्थ पुरुष मरम्मत के लिए जाते हैं, जबकि घायल चिकित्सा कक्ष या अपने कमरों में जाते हैं। ऑस्कर और जूलिया उनकी चोटों का इलाज कर दल का विश्वास जीतते हैं। जूलिया विक्टर के माथे की चोट का भी ध्यान रखती है और एक अधिकारी सोचता है कि क्या वह उसे पसंद करती है। जब जूलिया मना करती है तो अधिकारी बताता है कि विक्टर ने उसे बचाने के लिए नियम तोड़े। बाद में विक्टर चालक दल से राय पूछते हैं और वे सहमत होते हैं कि उन्हें लौटना होगा क्योंकि दूसरी पनडुब्बी का कोई संकेत नहीं है और क्रैकन से सुरक्षा नहीं है। ओल्शिंस्की विक्टर को याद दिलाते हैं कि उनके पिता पनडुब्बी घटना में लोगों को बचाने के नायक थे, लेकिन इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। थोड़ी झिझक के बाद विक्टर मान जाते हैं कि उन्हें जाना चाहिए। जब पनडुब्बी घर की ओर बढ़ती है, विक्टर अपने पिता का आखिरी पत्र पढ़ते हैं। जूलिया उसे रोकती है जब वह विक्टर के कमरे में पक्षी देखती है। वह ऑक्सीजन स्तर जांचने का तरीका बताते हैं। जूलिया नक्शा मांगती है और उन जगहों की ओर इशारा करती है जहां उन्होंने क्रैकन देखा था, साथ ही उसके शिविर की भी। कहानियां कहती हैं कि इस जानवर ने पहले कई जहाजों पर हमला किया था, फिर अचानक गायब हो गया। इस प्रकार विद्वानों का मानना है कि क्रैकन गहरी नींद में था। वह निष्कर्ष निकालती है कि उसके विस्फोटकों ने छिपी गुफा को हिट कर क्रैकन को जगा दिया। अगर उन्हें जीवित रहना है तो सोनार बंद करना होगा, नहीं तो यह प्राणी फिर से आकर्षित होगा। जूलिया क्रैकन को अच्छी तरह समझती है, इसलिए विक्टर पूछते हैं कि क्या उन्हें भाई की पनडुब्बी का पता है। जूलिया कहती हैं कि ऑक्टोपस अक्सर शिकार को मांद में ले जाते हैं, जो उनके शिविर के पास होनी चाहिए। उनकी बातचीत में एक अधिकारी बाधा डालता है, जो घोषणा करता है कि उसे सुराग मिला है। वह मौन मोड की रिकॉर्डिंग चलाता है और सभी धातु पर खटखटाने की आवाज सुनते हैं। वे सिग्नल का पता लगाते हैं और पुष्टि करते हैं कि यह जूलिया के शिविर से आता है, मतलब दूसरी पनडुब्बी में लोग हो सकते हैं। विक्टर मानव जीवन बचाने के महत्व और जिन खतरों का सामना करेंगे उनके बारे में बात करते हैं। फिर वह अपने आदमियों को जूलिया के कैंप की ओर पनडुब्बी ले जाने का हुक्म देता है। यात्रा में विक्टर अपने बचपन और उस दिन को याद करता है जब वह पहाड़ों में खो गया था। वह सोच से बाहर आता है जब वे खोज क्षेत्र पहुंचते हैं। अचानक पनडुब्बी की मशीनों और दीवारों से रिवेट्स उड़ने लगते हैं। कांच और लाइटें टूट जाती हैं। इसका मतलब है कि वे गहराई में है, इसलिए पनडुब्बी को ऊपर लाते हैं। फिर एक अधिकारी देखता है कि उन्होंने एक खाई खोजी है और विक्टर मिनी पनडुब्बी को जांच के लिए भेजना चाहते हैं। हमले में एक पायलट घायल हुआ था, तो विक्टर उसकी जगह लेने के लिए स्वयं सेवा करते हैं और ओल्शिंस्की को प्रभारी छोड़ते हैं। मिनी पनडुब्बी विक्टर और 2 अधिकारियों के साथ आगे बढ़ती है। गहराई में खोजते समय धातु टूटने की आवाज सुनाई देती है। यह पहले इतनी गहराई में नहीं गई थी। दबाव जल्द ही जहाज पर असर डालने लगता है, इसलिए अगर वे जल्दी कुछ नहीं पाते तो लौटना पड़ेगा।
जब वे गूंज सुनते हैं तो उस दिशा में जाते हैं और सैकड़ों डूबे जहाजों को खोजते हैं। मतलब जूलिया का सिद्धांत और मिथक सही थे। अंततः वे दूसरी पनडुब्बी पाते हैं और देखते हैं कि उसे कितना नुकसान हुआ है। सौभाग्य से नाक सही है, मतलब वहां लोग छिपे हो सकते हैं। टीम मिनी पनडुब्बी को डॉक करने की कोशिश करती है, जो आसान नहीं है क्योंकि धाराएं तेज हैं। संघर्ष के बाद वे कनेक्शन बनाने में सफल होते हैं। फिर विक्टर डाइविंग गियर पहनता है और कनेक्शन पार करता है। वह दूसरी पनडुब्बी पर दस्तक देता है, हैच खोलता है और खुश होता है कि चालक दल जीवित है, जिसमें उसका भाई अलेक्जेंडर भी है। वे मुख्य पनडुब्बी को संदेश भेजते हैं और सब खुश होते हैं। अलेक्जेंडर बताते हैं कि उन्होंने पनडुब्बी को साइलेंट मोड में रखा था क्योंकि वे पकड़े गए थे और कभी कभी ही संकेत भेजते थे ताकि क्रैकन का ध्यान न जाए। विक्टर जितने भी जीवित बचे लोगों को छोटे पनडुब्बी में फिट कर सकते हैं भेजते हैं, लेकिन सभी को बचाने के लिए 2 यात्राओं की जरूरत होगी। वह अपने भाई के साथ रहने का निर्णय लेता है और एक मैकेनिक पायलट की जगह लेगा। मिनी पनडुब्बी मुख्य नाक पर ट्रैकर लगाती है ताकि लौटने पर स्थान मिल सके, लेकिन इसे बंद करना पड़ता है जब उन्हें लगता है कि इससे क्रैकन का ध्यान खींच सकता है। जब मिनी पोत उड़ान भरता है तो पनडुब्बी के मलबे में हलचल होती है, लेकिन यह गिरता नहीं। वे जल्दी से मुख्य पनडुब्बी पहुंचते हैं और जीवित बचे लोगों की देखभाल शुरू करते हैं। पायलट दूसरी यात्रा के लिए बीमार है, इसलिए जूलिया ऑस्कर से मदद मांगती है। ऑस्कर को पनडुब्बियों का अनुभव है और वह तैयार है। जब मिनी पोत उड़ता है, ओल्शिंस्की रडार पर देखता है कि क्रैकन फिर से सक्रिय है। इस बीच विक्टर और अलेक्जेंडर उन हथियारों को लेने का निर्णय लेते हैं जो उनके वरिष्ठों ने मांगे थे। वे नष्ट पनडुब्बी क्षेत्र में जाते हैं और तिजोरी का कोड ढूंढते हैं। हालांकि जब वे कंप्यूटर पर उपयोग करते हैं तो सिस्टम प्रतिक्रिया नहीं देता। विक्टर हार नहीं मानता और कई बटन आजमाने के बाद अंततः कंप्यूटर चालू कर देता है और खुश होता है कि हथियार कार्यशील है। उत्पन्न विद्युत चुंबकीय पल्स को मिनी पनडुब्बी पकड़ लेती है और उसका पीछा करती है। मुख्य पनडुब्बी में चालक दल डरता है कि क्रैकन पास आ रहा है। वे जल्दी से पनडुब्बी को समुद्र तल पर उतारने और साइलेंट मोड में जाने के लिए दौड़ते हैं। क्रैकन एक बड़ा पत्थर धक्का देता है जो पनडुब्बी से टकराता है और रिवेट्स फिर से उड़ने लगते हैं। दबाव से पानी एक डिब्बे में भरने लगता है, इसलिए चालक दल को नहीं पता कि वे कितनी देर साइलेंट मोड में रह पाएंगे। उसी समय मिनी पनडुब्बी मलबे तक पहुंचती है और डॉकिंग के दौरान गलती से ट्रैकर को चालू कर देती है। क्रैकन मुख्य पनडुब्बी पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे ट्रैकर का पता चलता है और वह अपनी गुफा की ओर लौटने लगता है। ओल्शिंस्की तुरंत चालक दल को मौके का फायदा उठाकर सतह पर लौटने का आदेश देते हैं। इस बीच विक्टर एक पाइप से रेंगते हुए टॉर्पीडो रूम में हथियारों तक पहुंचने की कोशिश करता है, जो मलबे से अवरुद्ध था। अलेक्जेंडर मिनी पनडुब्बी की आवाज सुनकर दल को सवार होने को कहता है और भाई का इंतजार करता है। विक्टर हथियार कक्ष पहुंचकर टॉर्पीडो में कोड डालने लगता है, जबकि अलेक्जेंडर कंप्यूटर पर वही करता है। हथियार लोड होने में समय लगेगा, जिससे क्रैकन को उन्हें खोजने का मौका मिलेगा। दल टकराव के लिए तैयार होता है, जबकि टेंटिकल पनडुब्बी के चारों ओर बंद होते हैं। भाई रेडियो पर बात करते हैं और अपने झगड़ों के लिए माफी मांगते हैं। क्रैकन पनडुब्बी का आधा हिस्सा फाड़ देता है, लेकिन सौभाग्य से वह खाली पूंछ है। जब वह फिर से हमला करने वाला होता है तो भाई अपने कदमों का समन्वय करके हथियार शुरू करने के लिए एक साथ बटन दबाते हैं। एक शक्तिशाली विस्फोट दैत्य को गर्म कर देता है और उसे उड़ा देता है, जिससे एक विशाल प्रकाश की किरण आर्कटिक बर्फ को तोड़ते हुए वायुमंडल तक पहुंचती है। अब पानी पनडुब्बी में भर रहा है। विक्टर पाइप से दौड़ता है ताकि वह अलेक्जेंडर से मिल सके। हथियार जल्द ही खुद को नष्ट कर देंगे, इसलिए उन्हें जल्दी करना होगा। पनडुब्बी डूबने लगती है और गलियारों में तेज लहरें टकराने से भाई अलग हो जाते हैं। विक्टर अलेक्जेंडर को ढूंढता है और पानी से उसका हाथ बाहर आता देखता है। वह उसे पकड़ता है और खींचता है जब तक कि अलेक्जेंडर फिर से सुरक्षित नहीं हो जाता। वे जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर मिनी पनडुब्बी में घुसते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि पानी अंदर न आए। विस्फोट में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। मिनी पनडुब्बी डॉक से अलग नहीं हो पाती क्योंकि मलबा खाई में गिरने लगता है। विक्टर को आपातकालीन लीवर याद आता है और वह उसे खींचता है, जिससे मिनी पनडुब्बी आखिरकार डिस्कनेक्ट हो जाती है। वे हथियारों के विस्फोट से पहले निकल जाते हैं और झटके की लहरें मिनी पनडुब्बी को समुद्र में धकेल देती हैं। सतह पर मुख्य पनडुब्बी समाचार का इंतजार कर रही होती है। वे उम्मीद खोने ही वाले होते हैं जब पानी में कुछ बुलबुले दिखते हैं। यह मिनी पोत है जो लौट आया है। जब सब जश्न मना रहे होते हैं, विक्टर अलेक्जेंडर को उनके पिता की घड़ी देना चाहता है, लेकिन अलेक्जेंडर कहता है कि वह इसे रखे क्योंकि उसने इसे कमाया है। कुछ समय बाद चालक दल रूस पहुंचता है और भाई अपने परिवार से मिलते हैं। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू रखें ताकि इस तरह के और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।